नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम काव्य शास्त्र से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। फटाफट प्रश्नों को हल करते जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? दंडी, भामह, उद्भट या राजशेखर। आपको बताना है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। यह प्रश्न पिछली क्लास में भी था, तो यह प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसको आप आसानी से लगा लेंगे। इसका सही उत्तर है भामह। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। दूसरा प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का जो है ध्वनि शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है इसका आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार से, रस से, नाट्य से या ध्वनि से। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, आपको बताना है। ये सभी प्रश्न आपके यूपी, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका सही उत्तर है ध्वनि। ध्वन्यालोक जो है ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मामट भुक्तिवाद या अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? कमेंट में अपने उत्तर बताते चलिए और देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। और इसका सही उत्तर है आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। यह कथन जो है, यह युग्म जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व या क्लिष्टत्व। कौन सा दोष है इसमें? कौन सा काव्य दोष है? यह जो पंक्तियां हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। सही उत्तर है इसका अधिक पदत्व। इसमें अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरतम शब्द है यह अपने आप में ही एक विशेषता होती है। यहाँ सबसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे सुंदर के लिए जो है सुंदरतम शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये सबसे जो है यह अधिक पदत्व है, अधिक पद है, तो इसलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संख्या 6 है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्टलोलट, भरत मुनि, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। कुल 100 प्रश्न करने वाले हैं, तो फटाफट कमेंट में अपने उत्तर देते जाइए। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? प्रश्नों की व्याख्या मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया है? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या अभिनवगुप्त ने। इस रस सूत्र को किसने दिया है? और इसका सही उत्तर है भरत मुनि ने। भरत मुनि का दिया हुआ यह रस सूत्र है। कभी कभी इससे परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि इस सूत्र में रस के किस अंग का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का उल्लेख किया गया है। अस्थाई भाव का उल्लेख इस सूत्र में नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामह, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? काव्यशास्त्र के लिए कुवलयानंद बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अप्पय दीक्षित की यह रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? प्रश्न संख्या 9 है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? 10 माने हैं, 3 माने हैं, 15 माने हैं या 8 माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है?
सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने तीन ही गुण माने हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत किसका है? आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षीय जयदेव का, आचार्य भामह का या आचार्य मम्मट का? न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत यानी यह कथन किस विद्वान का है? इसका अर्थ है कि जिस प्रकार कोई स्त्री बिना गहनों के उतनी सुंदर प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार कविता जो है वह अलंकार के बिना सुंदर नहीं लगती है, और यह भामह का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है, आपको बताना है। सही उत्तर है अभिधा। ठीक है, जिससे जो कहा जाए वही प्रकट हो, तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसीलिए वाच्य यानी वाक्य को कहना। ठीक है, तो इस यहाँ से आप याद रखिएगा कि जो कहा जाए वही अर्थ भी हो, तो वहां पर अभिधा जो है काव्य शक्ति होती है, शब्द शक्ति होती है, माफ करिएगा, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे मैं किसी घोड़े को देखकर कहूँ कि वह घोड़ा है, तो वहां पर अभिधा जो है शब्द शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें सही युग्म का चयन करना है। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज और गौड़ी प्रसाद, ये सभी रीतियां हैं। गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली और यहाँ पर गुण हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही युग्म कौन सा है। सही उत्तर है इसका वैदर्भी रीति जो है माधुर्य गुण के साथ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इन पंक्तियों में कौन सा जो है काव्य गुण है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है माधुर्य गुण, क्योंकि इसमें मधुर ध्वनियों का प्रयोग किया गया है और जितने भी व्यंजन है, वर्ण है, वो भी मधुर वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज गुण। जहाँ पर भी आपको वीर रस दिखाई दे, वहाँ पर भी ओज गुण ही होता है। चित्त में यानी हृदय में तेज और स्फूर्ति का, उत्साह का संचार हो, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तरु रिपुधर देख के विरहिन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष या क्लिष्टत्व दोष? कौन सा दोष है इन काव्य पंक्तियों में? सही उत्तर हो जाएगा इसका क्लिष्टत्व दोष। इसमें क्लिष्टत्व दोष है। अगला प्रश्न है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्यादर्श या भाषादर्श? दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? फटाफट अपने उत्तर देते जाइए। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। यह प्रश्न यूपीटीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है। शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किन के द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, भामह या आचार्य विश्वनाथ? हालांकि परीक्षा का प्रारूप अब बदल गया है, लेकिन पिछले वर्ष की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनके प्रश्नों को देखना किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किन के द्वारा दी गई है, और इसका सही उत्तर है आचार्य भामह के द्वारा। यह आचार्य भामह के द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, दृश्य काव्य की विधा कौन सी होती है? नाटक, निबंध, उपन्यास या गीति काव्य? इसमें से कौन सी विधा जो है दृश्य काव्य की है? दृश्य काव्य में आता है नाटक, क्योंकि जब नाटक का मंचन किया जाता है तो उसको देख कर ही उससे रस ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर दृश्य काव्य नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? भट्टनायक, अभिनव गुप्त, भट्टलोलट या शंकुक? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या किसने की है, यानी यह अनुमितिवाद किसका है? और इसका सही उत्तर है आचार्य शंकुक। शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या की थी। अगला प्रश्न है कि अनुभवों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 6? अनुभव कितने होते हैं? सही उत्तर है इसका 2। अनुभव 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण में या इनमें से कोई नहीं? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? और इसका सही उत्तर है नाट्य शास्त्र में, क्योंकि भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर है वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, यह प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद? महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इनमें से कौन सा है? अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद है या अभिव्यंजनावाद है? महीम भट्ट ने अनुमानवाद का प्रतिपादन किया था, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला प्रश्न है कि चंपू के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या और विरुद्ध और करंभक। चंपू के 2 भेद कौन से होते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित रचना जो होती है उसको चंपू कहते हैं, और चंपू के जो 2 भेद होते हैं वो विरुद्ध और करंभक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया यह प्रश्न है, और सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इन्होंने जो है अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है इनमें से? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य संप्रदाय जो होते हैं रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, इनका समय के अनुसार सही विकास क्रम क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आया था रस संप्रदाय, उसके बाद अलंकार संप्रदाय, उसके बाद रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि और औचित्य आए थे। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है या बौद्धिक है? वेपथु किस प्रकार का अनुभाव है? सही उत्तर है इसका सात्विक अनुभाव। वेपथु जो होता है सात्विक अनुभाव होता है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन ने, महीम भट्ट ने, मम्मट ने या आनंदवर्धन ने? यह भी यूपी पीजीटी सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भामह ने, रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने या अभिनवगुप्त ने? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि रस को नाट्य तक यानी नाटक तक ही सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? भामह, रुद्रट, आनंदवर्धन या अभिनवगुप्त ने? सही उत्तर है इसका अभिनवगुप्त ने। इन्होंने ही सबसे पहले यह विरोध किया था कि नाटकों के रस को केवल नाटक तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामह ने, राजशेखर ने, रुय्यक ने या आनंदवर्धन ने? विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ के नाम में प्रयुक्त किया है? और इसका सही उत्तर है रुय्यक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्समासः भूयस्त्वम्, यह किसका कथन है? भरत मुनि का, वामन का, रुय्यक का या दंडी का? समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर है वामन। वामन ने कहा था कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सन 2000 में पूछा गया है पीजीटी की परीक्षा में कि काशिका क्या है? पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है या भर्तृहरि कृत वाक्य पदीय की टीका है? यह काशिका क्या है? और इसका सही उत्तर है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। इसको काशी में लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम काशिका पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है? दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट या विश्वनाथ? यह यूपी पीजीटी सन 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक कौन है? और इसका सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा दिया गया यह काव्य की परिभाषा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है, भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमीतिवाद या भुक्तिवाद? शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता हैं। इनका सिद्धांत अनुमीतिवाद कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आशा है आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे होंगे। प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं, कुंतक हैं या दंडी हैं? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया है? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा जो है कुंतक ने स्वीकार किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र है, व्यक्ति विवेक है, काव्य अलंकार है या काव्य प्रकाश है? मम्मट की रचना इनमें से कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश? और सही उत्तर है काव्य प्रकाश। यह मम्मट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दंडी, भामह, मम्मट, भरत मुनि? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? प्रश्न संख्या 37 का उत्तर आपको देना है। और सही उत्तर हो जाएगा भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की थी? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या पाणिनि ने? नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? सही उत्तर है इसका भरत मुनि ने। इन्होंने ही नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी थी और नाट्यशास्त्र इन्होंने ही लिखा था। प्रश्न संख्या 39 है,
सुख दुखात्मको रसः कहने वाले आचार्य कौन हैं? भरत मुनि, रामचंद्र गुरचंद, आचार्य विश्वनाथ या आनंद वर्धन। सुख दुखात्मको रसः यह कहने वाले आचार्य कौन हैं? सही उत्तर है इसका रामचंद्र गुरचंद। इन्होंने कहा है कि सुख दुखात्मको रसः। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, शैली विज्ञान। कौन जो है संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। और सही उत्तर है शैली विज्ञान। यह संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 3 बताई है, 5 बताई है, 10 बताई है या 8 बताई है? भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि ने काव्य गुण 10 माने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, या लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। सत्य कथन की बात करें तो सही उत्तर है इसका लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत देते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। और इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है आपको बताना है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत देते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे थे शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। और इन काव्य पंक्तियों में जो है ओज गुण है। अभी मैंने पीछे आप लोगों से बताया कि जहाँ पर भी आपको वीर रस दिखाई दे आप भी झिझक वहाँ पर ओज गुण लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि कंकण क्वणित रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रहे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष है, वचन दोष है, लिंग दोष है या च्युत संस्कृति दोष है? कौन सा काव्य दोष है इन पंक्तियों में? और सही उत्तर हो जाएगा इसका च्युत संस्कृति दोष, क्योंकि यहाँ पर जो है कविता के अनुसार शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर छाती शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि रहना चाहिए था हृदय। ठीक है, तो इस तरह से बहुत जगह पर प्रयोग हुआ है ऐसे। रड़ित यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न संख्या 45 है, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ है, भास है, भवभूति है या दंडी है? काव्यादर्श किसकी रचना है? यह भी काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के लिए इस ग्रंथ को पढ़ा जाता है। सही उत्तर है दंडी। दंडी की यह रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46 है, सत्यार्थे पृथगर्थया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनय वा वृत्त्यर्कम विनिगत्तते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यमक अलंकार की परिभाषा है और इसको किस आचार्य ने दिया है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने या इनमें से किसी ने भी नहीं। यमक के लिए यह परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 46 और इसका सही उत्तर है विश्वनाथ ने। यह आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, एक प्रकार का नाटक है या एक प्रकार का गीत है? सट्टक क्या है? सही उत्तर है एक प्रकार का नाटक। सट्टक जो है एक प्रकार का नाटक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। रसापकर्ष का दोषः उक्ति किस आचार्य की है? वामन की, विश्वनाथ की, मम्मट की या भरत की? भरत यानी भरत मुनि। रस का अपकर्ष ही दोष है, यह उक्ति किस आचार्य की है? सही उत्तर है विश्वनाथ की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सबका हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? कीर्ति की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल और अर्थ प्राप्ति। तुलसीदास जी द्वारा यह काव्य प्रयोजन दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि किसका महत्व दिया गया है। सही उत्तर है लोक मंगल। लोक मंगल को महत्व दिया गया है। सुरसरी सम सबका हित होई का अर्थ यही हुआ कि सुरसरी यानी विद्या के समान सबका हित करे। सुरसरी यानी सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति या काव्यादर्श? प्रश्न संख्या 50 का आपको उत्तर देना है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। प्रश्न संख्या 51 है चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 51 आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का या भास का? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस विद्वान का कथन है? रसात्मक वाक्य ही काव्य है। सही उत्तर है विश्वनाथ का। विश्वनाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रश्न संख्या 53 है प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? सही उत्तर है युग्मक ध्वनि, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण न और न का युग्म प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा था? छल, स्मृति, पुलक और रोमांच। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा था? 33 संचारी भाव होते हैं और देव ने 34वां संचारी भाव दिया था छल को, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छल। अगला प्रश्न है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, और सही उत्तर है व्यंजना। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से? प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों का किस शब्द शक्ति से अर्थ को ग्रहण किया जाएगा? और सही उत्तर है लक्षणा से। इसके जो शाब्दिक अर्थ हैं उसको न लेकर इसके लक्षण को लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। प्रश्न संख्या 57 है रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिवादक आचार्य कौन है? भट्टलोलट, श्री संकुक, भट्टनायक या अभिनव गुप्त? रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य इनमें से कौन से हैं?
भुक्तिवाद जो है वह भट्टनायक के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भट्टनायक। प्रश्न संख्या 58 है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी हिंदी 2017 में भी पूछा गया है, यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, प्रतीप, विशेषोक्ति और विभावना। कौन सा अलंकार है इसमें? सही उत्तर है इसका प्रतीप अलंकार। इसमें प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है कि सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति और अर्थांतर न्यास। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? ऐसी ही एक पंक्तियां हमने कल देखी थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पर जो है सीता जी के जो अंग की तुलना है वह सोने के समान की गई है, लेकिन सोने में एक सीता जी के अंग में जो है एक गुण की अधिकता बताई गई है कि सीता जी का अंग जो है सिय यानी सीता, इनका अंग एक कोमल है और सोना क्या होता है? कठोर होता है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, आशा है आपको व्यतिरेक अलंकार अब नहीं भूलेगा। प्रश्न संख्या 61 है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? अभिव्यक्तिवादी है, अनुमितिवादी है, उत्पत्तिवादी है या इनमें से कोई नहीं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है, यानी उन्होंने किस वाद को यहाँ पर दिया हुआ है? आचार्य शंकुक द्वारा अनुमतिवाद जो है दिया गया था, अनुमतिवाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या उपमा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए। सही उत्तर है इसका विशेषोक्ति। इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन या मम्मट। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? सही उत्तर है इसका आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत हैं। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द शक्ति की किस शक्ति से ग्रहण किया जाएगा? शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जाएगा? बनन में बागन में बगरो बसंत है। अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। सही उत्तर हो जाएगा इसका लक्षणा से। इसका लक्षण ग्रहण किया जाएगा, वाच्यार्थ नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है, आधा पात बबूल का तामे तनिक विशान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। इस दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण या हास्य। यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत को, करुण को, भयानक को या अद्भुत को। आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य के लिए स्वीकार नहीं किया है? सही उत्तर है इसका शांत रस को। इन्होंने शांत रस को नाटक के लिए उपयुक्त नहीं माना है। प्रश्न संख्या 67 है, मनहु उमग अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तीन ही शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सही उत्तर है व्यंजना। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है।
अगला प्रश्न देखते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है वामन। वामन द्वारा दिया गया है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। प्रश्न संख्या 69 है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम क्या है? प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण। इन काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? थोड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन जो लोग अभी अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट किए हैं उनके लिए यह प्रश्न कठिन होगा, जो लोग जानते हैं उनके लिए आसान होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33, 25। संचारी भाव 33 होते हैं। देव ने 34वां संचारी भाव माना था छल को। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा काव्य गुण प्रधान होता है? और मैंने पीछे ही आप लोगों को बताया कि जहाँ पर भी आपको वीर रस प्रधान दिखाई दे, वीर रस जिन काव्य पंक्तियों में दिखाई दे, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का या इनमें से कोई नहीं? जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग दे और किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, तो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो जाता है वह। तो काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? और काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न बहुत बार आप लोगों को दिखा होगा पहले भी। यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है कि को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? इसमें अलंकार भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कौन सी व्यंजना है? शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आर्थी व्यंजना, क्योंकि हम इसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। अर्थ से ग्रहण कर रहे हैं तो आर्थी व्यंजना है। ठीक है, शब्द से इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो शाब्दिक व्यंजना हो जाएगी। प्रश्न है, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन को, आचार्य कुंतक को, अभिनव गुप्त को या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे है? सही उत्तर है इसका अभिनव गुप्त को। इन्होंने ही ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु या कथानक? संकलन त्रय में कौन शामिल नहीं है? यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है यह। संकलन त्रय में कथानक का स्थान नहीं होता है, बाकी स्थान, काल और वस्तु ये तीनों ही शामिल हैं। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकरी और विषादांत। कौन सा जो है अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है इसका विषादांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? भामह का, भरत मुनि का, मम्मट का या जगन्नाथ का? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन है भरत मुनि का। इन्होंने ही कहा है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, और इस सूत्र का यह हिंदी अनुवाद है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कौशिकी, आर्भटी या भारती? इसमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? सात्विक, कैसिकी, आर्भटी और भारती? इसका सही उत्तर है
सात्विक, यह जो है नाट्यवृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। आर्भटी वृत्ति होती है, कैसिकी होती है और भारती भी होती है। प्रश्न संख्या 79 है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल, दक्षिण, शठ या धृष्ट? श्रृंगार रस की दृष्टि से भगवान कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, शठ नायक या धृष्ट नायक? सही उत्तर है दक्षिण नायक। कृष्ण जो है दक्षिण नायक के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति या विस्कंभक? इसमें से कौन सा जो है अर्थोपक्षेपक नहीं है? नाट्यशास्त्र से ये प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। और इसका सही उत्तर है नियताप्ति, यह अर्थोपक्षेपक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है इसका विभाव, विभाव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से धीरोदत्त नायक कौन है? युधिष्ठिर, दुष्यंत, माधव या भीमसेन? सही उत्तर है भीमसेन, यह धीरोदत्त नायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने, टेनिसन ने, शेली ने या मैथ्यू अर्नाल्ड ने? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? सही उत्तर है इसका मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, किसने कहा है? विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, जगन्नाथ ने या दंडी ने? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार हैं, यह कथन किसने कहा है? सही उत्तर है दंडी, दंडी द्वारा दिया गया यह काव्य लक्षण है, अलंकार की परिभाषा कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हि उचित तप मोह कह भोगू, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, आर्थी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है, प्रयोजनवती लक्षणा है? कौन सी शब्द शक्ति है इन पंक्तियों में? यह दिल्ली केवी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। और सही उत्तर है इसका आर्थी व्यंजना, यहाँ पर आर्थी व्यंजना है, इसके अर्थ से हम ग्रहण करेंगे और व्यंजना तो इसमें है ही और इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नायक का तत्व कौन सा है? अभिनेता, कथा वस्तु, रस या उपयुक्त सभी? नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व कौन सा है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ये सभी जो है नाटक के तत्व कहलाते हैं, अभिनेता, कथा वस्तु, रस। प्रश्न संख्या 87 है, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? शंकुक का, भट्टनायक का, भट्टलोलक का या अभिनव गुप्त का? यह भी दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? भट्टलोलक के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस या विभत्स रस? कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर है इसका भयानक रस, इन पंक्तियों में भयानक रस है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 89 है, साधारणीकरण की सही व्याख्या इनमें से कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है, या जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है,
या जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या स्वयं मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। या साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से साधारणीकरण की सही व्याख्या कौन सी होगी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं, तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार से, वीर से, करुण से या अद्भुत से? भारतीय वृत्ति का संबंध किस से है, किस रस से है? और इसका सही उत्तर है अद्भुत रस से। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक, मानसिक, आहार्य या सात्विक? वेशभूषा के द्वारा जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर होता है इसका आहार्य। ठीक है, उन्हें आहार्य कहा जाता है जो वेशभूषा से भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार है, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है या एक प्रकार का काव्य दोष है? अपस्मार क्या है आपको बताना है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है इसका संचारी भाव का एक प्रकार। अपस्मार जो है संचारी भाव 33 संचारी भावों में से एक है। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं, 93। प्रश्न है बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या उपयुक्त सभी? बिंब का क्या काम होता है? और इसका सही उत्तर है काव्य को सजीव बनाने का कार्य करता है बिंब, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रस गंगाधर, इनको आपको क्रम से लगाना है। बात करें काव्यानुशासन की तो यह सबसे पहले आएगा, उसके बाद साहित्य दर्पण, उसके बाद रस गंगाधर और सबसे लास्ट में रसमंजरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 10 रूपकम के लेखक कौन है? धनिक हैं, धनंजय हैं, मम्मट हैं या विश्वनाथ हैं? जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? यह धनंजय की कृति है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? भट्टलोलट ने, भट्टनायक ने, श्री शंकुक ने या अभिनव गुप्त ने? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य द्वारा की गई है? भट्टनायक ने यह कल्पना की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, किसका काव्य लक्षण है? जयदेव का, दंडी का, मम्मट का या हेमचंद का? किसके द्वारा दिया गया यह काव्य लक्षण है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, और इसका सही उत्तर है मम्मट। मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। प्रश्न संख्या 98 है भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सांख्य दर्शन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 99 है रसय व वय सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया? पंडित जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने या आचार्य भट्टनायक ने? सही उत्तर है इसका आचार्य विश्वनाथ ने सम्मिलित किया है। ठीक है, अगला और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त काव्य उक्ति किसकी है? उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास की, ब्रजनाथ दास की, भिखारी दास की या देव की?
अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह देव के द्वारा दी गई युक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से कीजिए।